आपने कभी सोचा है किसी एग्जाम को डिफिकल्ट क्या चीज़ बनाती है? कोई भी एग्जाम है, उसको आखिर डिफिकल्ट बोलते क्यों हैं? क्या कारण है कि कोई एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है? सिलेबस आपको दे देते हैं, है ना? आपके पास में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपके पास में ट्रेंड एनालिसिस भी अवेलेबल है। वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो तो गड़बड़ है ना, लेकिन है तो सही, अवेलेबल तो है, राइट? तो फिर उस एग्जाम को एक्चुअली डिफिकल्ट बना क्या रहा है? 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, क्या ये चीज़ डिफिकल्ट होती है? नहीं, उनमें से ज़्यादातर आपके लिए सीरियस कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, ठीक है? किसी भी एग्जाम को डिफिकल्ट बनाता है आपका स्ट्रैटेजी शेड्यूल। अगर आप पढ़ाई किसी ना किसी प्लानिंग के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो वो एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है। आपके पास में सिलेबस है, आपके पास में सोर्सेज हैं, आपके पास में ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, मॉक्स हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अगर वो एग्जाम डिफिकल्ट है, तो इसका मतलब आपने दो काम नहीं किए। एक तो आपने ध्यान नहीं दिया कि सिलेबस के ऊपर, सिलेबस हमसे क्या पूछ रहा है, एग्जाम एक्चुअली हमसे पूछेगा क्या, और क्यों एग्जाम उस चीज को पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, तो ये एग्जाम्स क्या करते हैं, ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को ढूंढ रहे होते हैं। किसी एक कैंडिडेट को हर चीज की जानकारी हो, जानकारी बोल रही हूं मैं, एक्सपर्ट नहीं मांग रहे हैं, वो जानकार मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतने सारे लोगों के कांटेक्ट में आना होता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, उनको फेस करना होता है, सोल्यूशंस देने होते हैं, और वैरायटी। कल परसों में आपका ट्रांसफर कर देंगे तो नई जगह होगी, नए लोग होंगे, उनकी नई प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? ट्राइबल एरियाज होंगे या फिर बहुत ही एक्सट्रीमली अर्बन एरियाज होंगे। हर तरीके की चीज आपके लिए जानना जरूरी है। जानना जरूरी तभी होगा जब आपको इसका पता होगा कि आखिर ये क्या है। मेजर सब्जेक्ट्स आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके अलावा आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, बिहेवियर लॉ, योगा, स्पोर्ट्स, सब कुछ आपके लिए है। ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है। कुछ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा प्री फोकस्ड होते हैं, जैसे पॉलिटी। पॉलिटी आपके लिए प्री फोकस्ड है, लेकिन पॉलिटी का ही जो सेकंड पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सोशल इश्यूज वाले क्वेश्चंस, वो आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करके चलो और इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। कैसे? सबसे पहले इस पे ध्यान दो कि क्या हो रहा है, उसके बाद में देखो कि पहले वो क्या पूछ चुके हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, ऐसा मत सोचो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ चुके, ये क्वेश्चन आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस का टाइप रिपीट होता है। अगर हर बार प्री में आपके सामने बायोडाइवर्सिटी के या कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो चांसेस हैं कि कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर वो रेगुलर क्वेश्चन पूछें, या फिर किसी ना किसी तरीके से करंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज में आपके कोई कंजर्वेशन एफर्ट रहा है, चाहे वो राजस्थान का हो या इंडिया का अदरवाइज हो, कंजर्वेशन एफर्ट के ऊपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है? राजस्थान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे पास में नहीं है? क्या है? पानी। राजस्थान में पानी की कमी है, वी आर अ डेजर्ट स्टेट, ठीक है? डेजर्ट में पानी इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान सरकार हमेशा कोशिश करेगी, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमेशा कोशिश करेगी कि लोगों तक पानी पहुंचाएं। लोगों तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? जमीन में पानी नहीं है, बहुत ज्यादा डीप चला गया है, जमीन में आपके पास में पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, क्योंकि रिवर्स भी नहीं है हमारे पास में, पेरिनियल रिवर्स नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पानी को स्टोर करेंगे, यानी कि आपके लिए डैम्स इंपॉर्टेंट हैं। जो छोटे छोटे एनिकेट लगते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बड़े डैम्स है ना, इसारदा डैम हो गया, बीसलपुर डैम हो गया, माही डैम हो गया, ठीक है? ये डैम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जवार डैम हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। अब डैम बना लिए तो पानी तो स्टोर कर लिया, लेकिन स्टोरेज ही थोड़ी होती है, पानी को पहुंचाना भी पड़ेगा, उन लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा पानी को जहां तक पानी, जहां तक लोगों के पास में पानी नहीं है। कैसे पहुंचाओगे? कनाल्स से पहुंचाओगे। तो कुछ मेजर कैनाल्स होंगी, कुछ मीडियम कैनाल्स होंगी और कुछ माइनर कैनाल्स होंगी, और हर कैनाल किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से, शहर से, टाउन से गुजर रही है। तो जो कैनाल जहां से गुजर रही है वो भी इंपॉर्टेंट है, उस कैनाल में पानी का सोर्स क्या है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा वेजिटेशन वहां पे होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। वेजिटेशन होगा यानी कि जंगल वगैरह होंगे, अच्छी खासी फसल होगी, खेती होगी, तो वहां पे एनिमल्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगी, यानी कि अगर ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं तो वहां पर कंजर्वेशन एफर्ट्स भी चल रहे होंगे, ठीक है ना? किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई जानवर को बचाने की मुहिम तो चल ही रही है, राइट? क्लाइमेट चेंज वगैरह वाला सब अपन जानते हैं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट है आपका, वो भी एक तरह से बाय द वे मेजर सब्जेक्ट में से एक आता है, उसका मेन फोकस करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, राइट? तो प्रीवियस क्वेश्चंस इस तरह से आपके डिजाइन होते हैं, आपको इस तरह से वैरायटी में इसको पढ़ना है, और इसके बाद में आपको लेकर चलने हैं मॉक टेस्ट्स। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस को कि किसी टॉपिक में से क्वेश्चन बनता कैसे है,
टॉपिक मैंने पढ़ लिया और मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मेरे को तो अब ये आता है, मेरे से है ना कैनाल्स के नाम पे आप ज्योग्राफी में कुछ भी पूछो मुझे आता है, ठीक है। और मैंने पूछ लिया वीर तेजा जी कैनाल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, और अब बच जाएगी 12। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया, सीक्वेंस आपको याद है, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन बन रहा है उसको अटेम्प्ट करना नहीं आया, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी होना जरूरी है। शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है। शेड्यूल से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुबह 6 बजे उठो और 6:15 बजे तक ब्रश करके फ्रेश होके बस 6:30 बजे ब्रेकफास्ट करके बैठ जाने बुक के ऊपर। शेड्यूल से या टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है। शेड्यूल से मेरा मतलब है कि आपका एक फोकस्ड पैटर्न होना चाहिए लर्निंग का, और हर सब्जेक्ट के साथ में जनरली एक ही पैटर्न चलेगा। आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में सोर्स मटेरियल होगा, ठीक है ना। कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो जरूरी है ना, कहाँ से क्या पढ़ रहे हो, कौन सी बुक रेफर कर रहे हो। आपके पास में आरबीएससी की बुक्स होनी चाहिए, एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक्स होनी चाहिए। उन बुक्स को पढ़ने का भी तरीका होता है। एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन पढ़ने का तरीका आपके लिए जरूरी है। एनसीईआरटी को पढ़ते कैसे हैं, आरबीएससी की बुक्स को पढ़ते कैसे हैं, कैसे मैं उनके अंदर से नोट्स निकालूं। जब आप ये करेंगे, सोर्स मटेरियल आपके पास में होगा तो आप नोट्स बनाएंगे, और उन नोट्स को रिवाइज करेंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार उन नोट्स में से खुद क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। अगर नहीं होता है तो आपके पास में जो मॉक क्वेश्चंस इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस कराई जाती है, ये आप करेंगे। और ये साइकिल आपकी तब तक चलेगी जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। इस साइकिल को ब्रेक नहीं करना है, और इसी साइकिल के दौरान आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अगर लिखना नहीं सीखोगे तो मेंस में आंसर नहीं लिखना आएगा। कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे शुरू कैसे करना है, उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, उसको मुझे कंक्लूड कैसे करना है, क्या मुझसे जो पूछा गया था उसको मैंने एड्रेस किया भी है, या मैंने सिर्फ कहानी बता दी, उस चीज के बारे में सब कुछ बता दिया। वर्ड लिमिट तक कैसे आपको रहना है, कितनी देर में कितने वर्ड्स आपको लिखने चाहिए ताकि आप 2 घंटे में उस पेपर को कंप्लीट कर सको। पेपर्स लेंदी इसीलिए फील होते हैं क्योंकि आप सोचने लग जाते हो कि इस क्वेश्चन को मैं लिखूं कैसे। आता तो है तभी तो मेंस तक पहुंचे हो, पढ़ाई करी है, प्री निकला है, तभी तो मेंस में पहुंचे हो। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर आता तो है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन लिखने का तरीका नहीं आता, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो अब आप पेन रख दोगे और सोचने लग जाओगे और आपके 3-4 मिनट खप जाएंगे, और फिर वो 2 घंटे का एग्जाम आपको लगेगा कि भाई बहुत लेंदी एग्जाम था। और जब बाहर कोई इंटरव्यू लेने आएगा तो आप बोलोगे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज वेरी लेंदी, आई डोंट नो व्हाट आरपीएससी इज ट्राइंग टू डू विद अस। नहीं, 2 घंटे में एग्जाम किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपकी राइटिंग प्रैक्टिस साल भर रही हो, ठीक है। तो क्या शेड्यूल रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सोर्स मटेरियल यूज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, पढ़ाई करनी है, और उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं। जब आप ये तीनों काम कर चुके होंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट आई वुड अज्यूम कि जैसे आपका जैसे मान लें नोटिफिकेशन आ जाता है, तो नोटिफिकेशन के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से मैक्सिमम 3-3.5 महीने आपको मिलेंगे प्री एग्जाम होने में, राइट। उस दौरान आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है बस। नया पढ़ना चाहते हो तो तभी पॉसिबल है जब आप इसको कंप्लीट कर रहे हो, ये आपका चल रहा हो साथ में, ठीक है। नया सीखने के लिए, नया को अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चंस का टाइप देखने के लिए आपको एक्सक्यूज मी टाइम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और अब टाइम नहीं होगा, जब नोटिफिकेशन आ गया, प्री की डेट आ गई है, तो फिर नया टाइम नहीं है आपके पास में, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, रिविजन और मॉक टेस्ट और इनमें निकलेगा। और ये राइटिंग प्रैक्टिस तो पहले दिन से चला लो, लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैप्स के थ्रू लर्न करो, पॉलिटी स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लर्न करोगे तो आ जाएगा, है ना। और मैं पॉलिटी, हार्डकोर पॉलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, जो आप पिट्स इंडिया एक्ट से पढ़ते पढ़ते 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक, बीच में सारे चार्टर एक्ट भी आएंगे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आएंगे, वो सारे के सारे पढ़ोगे ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगे, वरना लर्न नहीं होंगे। मिडिवल हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के आसपास होने वाले जितने भी बैटल्स हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स हैं, जो किंगडम की बाउंड्रीज हैं, वो सब मैप से करो, मैप से लर्न होगा, मैप से लर्न होता है, मुझे लर्न हुआ है और मैंने बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, ठीक है। मैप से बहुत बहुत कुछ कवर हो जाएगा आपके माइंड में। ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, ह्यूमन मेमोरी फोटो बेस्ड मेमोरी होती है, हमें देखा हुआ ज़्यादा अच्छे से लर्न होता है बजाय कि सुने हुए के या पढ़े हुए के। तो चीज़ को देखो, बार बार देखोगे लर्न हो जाएगा। और क्या देखना है, मैप्स देखने हैं, मैप्स में इनको देखना है, आपके सिलेबस का बहुत सारा पोर्शन मैप्स में आएगा, ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करनी है। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद में आपको सोर्स मटेरियल इकट्ठा करना है, और उसमें से आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स को रिवाइज करो पीवाईक्यूज के बेसिस पे, 1 2 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे नोट्स को रिवाइज करो, फिर करो मॉक टेस्ट,
और मॉक टेस्ट के साथ साथ ये 1 से लेकर 5 तक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करने का एक ट्रिक बताती हूँ। जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर मतलब न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, मैगजीन से पढ़ रहे हो या फिर जो आपका स्टडी मटेरियल कोचिंग दे रहा है करंट अफेयर्स के लिए वहाँ से पढ़ रहे हो, उसको लिख लो। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट के हो तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम में हिंदी लैंग्वेज में लिखो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो यू विल गेट टू प्रैक्टिस योर इंग्लिश ऑल्सो ओवर ईयर, वरना इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होगी। इंग्लिश में ऐसे राइटिंग आएगी, इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग आएंगे, लेटर राइटिंग आएंगे, वो सब नहीं होंगे फिर। ठीक है ना, 500 वर्ड लिखना छोटी बात नहीं होती है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको कोई टॉपिक दूँ ना 500 वर्ड, तो 1 घंटे तक तो सोचते रहोगे कि मैं इसको अच्छा कैसे लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाना है। राइटिंग प्रैक्टिस इन सब के दौरान चलती रहे आपकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्ट्रैटेजी आपको साल भर रखनी है। आज से शुरू करो और एग्जाम के 2 दिन पहले तक रखो, क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले मैं रेकमेंड करती हूँ कि पढ़ाई ना करें अपन। थोड़ा सा फ्री माइंड होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मूवी देखने चलेगी, क्योंकि फिर मूवी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। ठीक है, टेक रेस्ट, लेकिन ये शुरुआत कर दो। सिलेबस 2025 का 2024 का आपको लास्ट सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट से मिलेगा, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे। और हाँ, मैंने अपडेट कर दिया है, अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिफोर। तो ठीक है, उसके बाद में सोर्स मटेरियल आपको जानना है ना, तो हर सब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, या कोई एक बुक पढ़नी है या फिर वो भी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी और आरबीएससी पढ़ना है, स्टडी मटेरियल जो कोचिंग देगा मुझे उससे पढ़ना है, तो उसके लिए मेरे पास बुक लिस्ट की एक वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हो। वहाँ पर मैंने प्रॉपर लिस्ट दी है। जो आपको मन करे वो बुक खरीदो, सारी नहीं खरीदनी है। जो मन करता है, जो अच्छा लगता है, जो अवेलेबल होती है इजीली, वो खरीदो। ठीक है, और चालू हो जाऊँ। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं ज्योग्राफी के खुद पर्सनली लेकर आ रही हूँ। ज्योग्राफी आई कैन गारंटी कि आप ज्योग्राफी अगर इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के एनालिसिस पे, और उसके बाद मैं मॉक क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, अपन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। लगभग मेरा प्लान है 100-150 क्वेश्चंस करवाने का। अलग अलग टॉपिक्स के अनुसार अपन ब्रेक डाउन करके उन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, और तब ज्योग्राफी होगी। राजस्थान ज्योग्राफी का फोकस है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली आपका एनालिसिस बेस्ड होता है, जो आपके लॉजिक्स होते हैं, जो लॉज ऑफ ज्योग्राफी है ना, उसके ऊपर होता है। और इसी के साथ में अपन एनवायरमेंट और इकोलॉजी कवर करेंगे, पर एनवायरमेंट और इकोलॉजी मोस्टली आपका कोर सब्जेक्ट ना होकर करंट अफेयर्स का बेस बनता है। ठीक है, ये तब पढ़ते हैं अपन जब कोई ना कोई न्यूज़ बनती है, डाउन टू अर्थ मैगजीन या फिर साइंस रिपोर्टर वगैरह जो मैगजीन्स हैं उनकी, उसमें से आपकी न्यूज़ बनेगी। उसी तरह से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, साइंस के क्वेश्चंस भी तो आते हैं। ठीक है ना, स्कर्वी कौन सी बीमारी होती है, कौन सी कमी शरीर में, क्या किस चीज़ की कमी हो जाती है कि स्कर्वी हो जाता है, शरीर में किस चीज़ की कमी होती है कि गॉइटर हो जाता है, शरीर में किस चीज़ की कमी होती है कि रेटिनॉइड हो जाता है। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं आपकी, है ना, कौन सी एलिफेंट फुट होता है, ये बीमारियां हैं, ये बहुत बहुत कॉमनली होने वाली बीमारियां हैं, और इनकी एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी आपको, वो आपको लर्न करनी है। ये साइंस का पार्ट है, इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन हर बार आपका बनता है। तो ये मैं कैसे बोल पा रही हूँ कि इसका एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को रट लिया। ठीक है, मैंने पिछले बहुत सारे ईयर्स के पेपर एनालिसिस किए हैं, और मैंने अलग अलग टॉपिक को सेपरेट करके उसको स्टडी किया है, इसीलिए मैं बता पा रही हूँ कि कौन सा टॉपिक आपका कौन सा क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, और इसी कारण से मैं निकाल पाई थी इस एग्जाम को। ठीक है, और मैं आरपीएससी की बात नहीं कर रही, मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है ना, ये एग्जाम, और एक बार में निकालना है ना, तो फिर इसको गांठ बांध लो, ये निकालना है। वरना बैठे रहोगे और एग्जाम कभी निकलेगा नहीं निकलेगा, कभी यहाँ रह जाओगे, कभी वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, मैम करंट अफेयर्स नहीं हो रहे हैं, मैम मेरे को नोट्स बनाने नहीं आ रहे हैं, मैं रिवाइज कैसे करूँ, ये वाला सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैम मेरे को पॉलिटी के बार बार फंडामेंटल राइट्स मैं भूल जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं भूल जाता हूँ। नोट्स बना के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे अपन उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, हेल्पफुल, थैंक यू।